हेलो दोस्तों, ये जो वीडियो है विशेष विशेष करके बीएड प्रशिक्षुओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और बीएड का जो सेमेस्टर 1 है, जिसका पेपर 3 है, जिसको हम पाठ्यक्रम में भाषा या लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, उसको हम देखेंगे ताकि हमारे एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। और जो इस वीडियो को नया विद्यार्थी देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? ठीक है, यह तीनों लोगों अंधकारमय हो जाते हैं ना, आकाश, पाताल और धरती, तीनों लोग क्या हो जाते हैं? अंधकारमय हो जाते हैं यदि शब्द रूपी ज्योति, जिसको भाषा कहते हैं, या संसार में प्रदीप्त ना होते। यह कथन किसका है? तो काव्यदर्श महोदय का है। ठीक है, याद रखिएगा किसका कथन है? काव्यदर्श महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर कि भाषा के तत्वों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो भाषा के तत्वों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, ये 4 तत्व कौन हो जाएंगे? तो ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि शब्द को भाषा का शरीर तथा अर्थ को भाषा का क्या कहा जाता है? तो अर्थ को भाषा का आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अगर शब्द भाषा का शरीर है तो अर्थ भाषा का क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण कौशलों को कितने वर्गों में रखा जा सकता है? जो शिक्षण कौशल है उसको कितने वर्गों में रखा जा सकता है? तो 3 वर्गों में रखा जा सकता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण कौशलों को कितने प्रकार में बांटा गया है? जो शिक्षण कौशल है उनको कितने प्रकार में बांटा गया? तो 4 प्रकार। तो 4 प्रकार कौन कौन हो जाएंगे? तो सबसे पहले हो जाएगा कि श्रवण कौशल, फिर वाचन कौशल, फिर पठन कौशल, फिर लेखन कौशल। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा वह व्यवहार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं नामक परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दी थी। 7 नंबर है कि हिंदी भाषा को भारतीय संविधान ने राज्य भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो कब किया गया था हिंदी भाषा को स्वीकार संविधान में? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन मेरा 8 नंबर है। तो 8 नंबर बोलता है कि वर्तमान में अभी भारत में कितनी राजभाषा है? तो कितनी राजभाषा है? तो 22 राजभाषा है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राजभाषाओं का वर्णन कौन से अनुसूची में किया गया है? जो भारत के राजभाषा है वो कौन सा अनुसूची में किया गया है इसका वर्णन? तो 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन मिलता है। 10th नंबर क्वेश्चन है कि भारत गणराज्य ने किस सन में बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया? तो कौन से ईयर? तो सन 2009 में ये पारित किया गया था। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि सामुदायिक जीवन के साथ संबंध, खेल और कार्य की समवाय का सिद्धांत किसके सिद्धांत है? जो समवाय का सिद्धांत है वो किसके सिद्धांत है? तो पाठ्यक्रम का सिद्धांत है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण और अधिगम का संबंध किससे होता है? तो किससे होता है? छात्र से। छात्र के बिना ये सब अधूरा है। 13 नंबर क्वेश्चन है क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? बीएफ स्किनर। कौन थे? बीएफ स्किनर। ठीक है, भाषा सीखने की दृष्टि से कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण है ना? भाषा सीखने से की दृष्टि से कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण है? तो प्रारंभिक अवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन है ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वप्रमुख एवं सर्वोच्च स्तर क्या है? ठीक है, तो जो
ज्ञानात्मक पक्ष हमको चेक करना है। सबसे पहले मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन से ही पता चलता है कौन कितना ज़्यादा ज्ञानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ध्वनि। ठीक है। 17 नंबर है कि कर्तरी वाक्य, कर्म प्रधान वाक्य और भावाच्य किसकी दृष्टि से वाक्य के भेद हैं? तो किसकी दृष्टि से वाक्य के भेद हैं? तो क्रिया के दृष्टि से ये सब वाक्य के भेद है, मतलब प्रकार है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निरीक्षण शक्ति के विकास के लिए किस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो करके सीखना। निरीक्षण सिद्धांत कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ को हम करके सीखेंगे तो ज़्यादा उसका निरीक्षण होगा। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थ विकास के लिए किन का उपकरणों की सहायता ली जानी चाहिए? तो जो अर्थ विकास के लिए किन उपकरणों की सहायता ली जानी चाहिए? तो मूर्त। ठीक है, जो प्रत्यक्ष देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे मूर्त कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसमें छात्र और शिक्षक के मध्य पारस्परिक अंतः प्रक्रिया नहीं होती है? मतलब आपस में उसका संबंध नहीं होता शिक्षक और छात्र के बीच में। तो कौन कौन सा हो जाएगा इसमें से? अगर ऑप्शन आएगा शिक्षण कौशल अधिगम अनुदेशन, तो इसका हो जाएगा अनुदेशन, है ना। क्योंकि शिक्षण में तो छात्र और शिक्षक का दोनों के बीच संबंध होता है। कौशल में भी कोई भी चीज़ सीखते तो भी इसमें भी शिक्षा और मतलब शिक्षक और छात्र के बीच में संबंध होता है। अधिगम में भी छात्र और शिक्षक के बीच संबंध होता है, लेकिन अनुदेशन में छात्र और शिक्षक के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। 21 नंबर है कि शिक्षण से किस पक्ष का विकास किया जा सकता है ना। शिक्षण अगर प्राप्त करते हैं तो किस पक्ष का विकास किया जा सकता है? तो ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक। ठीक है, उन बच्चों में ज्ञान की वृद्धि होती है, उसमें एक्टिविटी होता है ना, क्रियात्मक विकास होता है, क्रिएटिविटी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिशु कितनी आयु में पहला शब्द बोलता है? 13 से 14 माह के बीच में जो बालक होता है वो सबसे पहले पहला शब्द बोलता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विभिन्न आयु में भाषा का विकास कितने कालों में बांटा जा सकता है? ठीक है, तो 3 काल में बांटा जा सकता है। पहला काल हो जाएगा 2 से 3 वर्ष, फिर दूसरा काल हो जाएगा 4 से 5 वर्ष, और फिर क्या हो जाएगा 5 वर्ष के बाद बाल्यावस्था, वो 3 स्टेज। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि व्याकरण में सूत्र विधि किससे कहते हैं? है ना, तो व्याकरण में सूत्र विधि किससे कहते हैं? तो निगमन प्रणाली को सूत्र विधि कहते हैं। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि व्याकरण की शाब्दिक उत्पत्ति क्या है? मतलब व्याकरण किससे मिलकर बना है? तो वी जोड़ आ जोड़ क्री जोड़ ल्यूट से मिलकर व्याकरण बनती है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पतंजलि ने व्याकरण को महाभाष्य में क्या कहा है? तो क्या क्या है? शब्दानुशासन। महाभाष्य में पतंजलि ने क्या क्या कहा है? तो शब्दानुशासन। ठीक है। 27 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि व्याकरण में सुग्गा प्रणाली किसे कहते हैं? कितना मस्त है। व्याकरण में सुग्गा प्रणाली किसे कहते हैं? तो पाठ्य पुस्तक प्रणाली को सुग्गा प्रणाली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तोता जैसा पढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर है कि व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। यह कथन किसका है? जो व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, कौन बोले थे? तो डॉक्टर स्वीट्स बोले थे, स्वीट्स। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी दृष्टि से भाषा साहित्य पर अवलंबित है नहीं है? तो किसके दृष्टि से? तो मस्तिष्क की दृष्टि से भाषा साहित्य पर अवलंबित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर में कि साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति है। ये कथन किसकी है? तो हेनरी हडसन के द्वारा ये कथन बोला गया था। 31 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि श्रव्य उपकरणों में किस इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है? श्रव्य उपकरण मतलब सुनने वाले उपकरण में। तो सुनने वाले उपकरण में कौन सी इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है? तो श्रवण इंद्रियों। ठीक है, इंद्रियां, जैसे कि कान, सुनने में तो कान का यूज होता है, तो वो श्रवण इंद्रियां हो जाएंगे। ठीक है आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है
वास्तविक पदार्थ किस प्रकार के उपकरण है? वास्तविक पदार्थ किस प्रकार के उपकरण है? मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब दृश्य प्रकार के उपकरण है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार का होता है? तो अभिक्रमित अनुदेशन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि टाइम सेंस शब्द किस कौशल के लिए प्रयुक्त होता है? तो टाइम सेंस जो शब्द है वो पठन योजना कौशल के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? पठन योजना कौशल के लिए प्रयुक्त होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि मौन पठन में कौशल प्राप्त करने के लिए किसका होना आवश्यक है? मौन पठन में कौशल अगर प्राप्त करना है तो किसका होना आवश्यक है? तो परिचित शब्दावली का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है? परिचित शब्दावली, मतलब जो भी शब्द है वो परिचित होना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, तब हम मौन में भी उसको हम अच्छा से समझ सकते हैं। अगर हमको कुछ शब्द के बारे में मालूम ही नहीं है तो मौन पठन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ सीख नहीं पाएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है कि अनुकरण पठन किस पठन के बाद किया जाता है? मतलब अनुकरण पठन किस पठन के बाद किया जाता है? तो अनुपठन के बाद अनुकरण पठन किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि मौखिक पठन में शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है? मौखिक पठन में शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? तो वर्णमाला विधि हो जाएगा मौखिक पठन में, फिर शब्द विधि हो जाएगा, वाक्य विधि हो जाएगा, तीनों का तीनों हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर है कि किस पठन के लिए कक्षा या स्थल का वातावरण पूर्ण शांत होना चाहिए? कौन सा पठन के लिए कक्षा या कोई भी स्थान जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको शांत होना चाहिए? तो मौन पठन के लिए, ठीक है, आंसर हो जाएगा मौन पठन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर मौन पठन पढ़ रहा है तो उसके आसपास के जितना माहौल है वो शांत होना चाहिए। अगर वो शांत माहौल में नहीं पढ़ेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द विधि में बालकों को सर्वप्रथम वर्णों के स्थान पर किसका ज्ञान कराया जाता है? अगर शब्द विधि में अगर कोई बालक कोई भी टीचर अगर शब्द विधि के द्वारा बालक को पढ़ा रहा है, सबसे पहले बालक को शब्द के बारे में परिचित कराना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि लेखन शिक्षण की कौन कौन सी प्रणालियाँ प्रचलित है? तो कौन कौन सी प्रणालियाँ मतलब प्रचलित है? तो रेखांकन हो जाएगा आपका आंसर, पेस्टोलॉजी हो जाएगा, मॉन्टेसरी या विधि, ये तीनों के तीनों विधियां लेखन शिक्षण के लिए प्रचलित हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनियों के लिखित प्रतीक क्या कहलाते हैं? जो ध्वनियों के लिखित प्रतीक क्या कहलाते हैं? तो वर्ण कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं तथा शब्द वर्ण कहलाते हैं, ठीक है, तीनों आंसर हो जाएगा इसका। 42 नंबर क्वेश्चन है कि शब्दों के द्वारा भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति कौन कौन सी होती है? तो शब्द के द्वारा जो भाव और विचार की अभिव्यक्ति है वो मौखिक और लिखित दोनों होती है। कोई भी अगर अपना भाव या विचार को अगर व्यक्त करना है, किसी को बताना है, तो मुंह से बोल कर हम लिख कर सकते हैं, नहीं तो लिख कर बोल सकते हैं, ठीक है, तो दोनों आंसर हो जाएगा इसका। 43 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य की विभिन्न विधाएं कौन कौन सी हैं? जो साहित्य की विभिन्न विधाएं कौन कौन सी हैं? तो उपन्यास हो जाएगा, फिर कहानी हो जाएगा, 3rd नंबर में नाट्य, तीनों का तीनों आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है वह शब्दांश जो शब्द के अंत में आता हो क्या कहलाता है? शब्द के अंत में आता हो प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। 45 नंबर जो क्वेश्चन है वो है किसी भी भाषा की समृद्धशीलता का आधार क्या होता है? किसी भाषा का समृद्धशीलता मतलब कोई भाषा को अगर आप अच्छा से जानना चाहते हैं तो उससे पहले आपको उसके शब्दावली को अच्छा से जानना पड़ेगा। अगर उसका शब्दावली आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो उस भाषा में भी पकड़ आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। 46 नंबर क्वेश्चन है कि बिना ध्वनि के संभव नहीं है। तो बिना ध्वनि के संभव नहीं मतलब बिना आवाज़ निकाले क्या संभव नहीं है? मौखिक भाव प्रकाशन, मतलब भाषा संभव नहीं है, उस हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर मेरे पास अगर गूंगे हैं, ध्वनि नहीं है मेरे पास, तो किसी को क्या बोलेंगे, क्या अपने मन के भावों को प्रकट करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मौखिक भाषा भाव प्रकाशन। 47 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द ब्राह्मणी निष्णात पर ब्राह्मणी दी गच्छति नामक, ठीक है, कितना डिफिकल्ट वर्ड है, ठीक है, पढ़ने भी नहीं आ रहा है, नामक युक्ति किस उपनिषद से ली गई है? ठीक है, तो ब्रह्म बिंदु उपनिषद,
ब्रह्म्य बिंदु उपनिषद से ली गई है। देखिए मिलता जुलता है क्वेश्चन से, इसका आंसर मिलता जुलता है, ठीक है, तो आसानी से इसको याद रख सकते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय में शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करने की कितनी विशेषताएं बतलाई गई है। तो विद्यालय में अगर शुद्ध उच्चारण करवाया जाता है, करने का अभ्यास, कितनी इसकी विशेषता है ना, तो 6। नेक्स्ट है कि 49 नंबर की सृजनात्मक प्रक्रिया में कितने अवस्थाएं आती हैं। जो सृजनात्मक प्रक्रिया है उसमें कितने अवस्थाएं आती है, तो आंसर हो जाएगा 4 अवस्थाएं आती है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि कलात्मक योग्यता में क्या दृश्य सामग्री की आवश्यकता होती है, तो होती है, तो कौन कौन सी, तो पोस्टर की, नेक्स्ट चार्ट की, फिर म्यूटल की, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निबंध रचना से विभिन्न एक विशिष्ट प्रकार की कुशलता है। निबंध रचना से विभिन्न एक विशिष्ट प्रकार की कुशलता है, तो कौन सा कुशलता है विशिष्ट प्रकार की, तो पत्र रचना, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि अभिरूपण प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो अभिरूपण प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो क्रूक सिंक के द्वारा, और कब, 1969 में। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।